रौनक स्टेज, काबिल कद, माय रिस्पेक्टेड मेहमान खुसूसी जितने भी आए हैं, आप सबों का मैं इस्तकबाल करता हूँ। साथ में छत्तीसगढ़ के सभी जिले से करीब करीब सभी मोर्चों से सबके पदाधिकारी और कार्यकर्ता सक्रिय लोग यहाँ पर आए हैं, उनका भी मैं स्वागत इस्तकबाल वेलकम करता हूँ। इसके पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ भाई हमारे नींद के आगोश में हैं, हल्का फुल्का झपकी ले रहे हैं, तो अगल बगल वाले उनको धीरे से हिलाएं और उनके कान में बोले जय मूल निवासी, ताकि सब जाग जाएं। 7 मिनट का वक्त मिला है, 7 मिनट में मैं पूरा इनकलाबी भाषण आपके बीच में रखूंगा, क्योंकि हम लोग तो वकील लोग हैं, 1-1 घंटा बोलते हैं, हम लोग के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 7 मिनट में मैं इसको कंक्लूजन बताऊंगा। तो जो साथी थोड़े झपकी ले रहे हैं वो अगल बगल को जगा लें। एक बार फिर से बोलिए जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, आज का खास मकसद जो सब्जेक्ट है उस पर ही मैं बात चर्चा करूंगा। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों की वीवीपैट की पर्चियां 4 महीने में नष्ट कर दिए गए। क्यों नष्ट किया भैया? यहाँ तो सड़ा सा फाइल हम बनाते हैं, कोई आदमी का लीगल नोटिस भेजते, वो भी 5 साल बाद आके पूछता है वकील साहब 5 साल पहले जो नोटिस भेजे थे उसका कॉपी मिलेगा क्या? दे देते तो काम आ जाता। तो हम लोग छोटा सा नोटिस को 500 रुपया 2000 के जो फाइल है उसको भी 5 साल लगते हैं, उसके बाद बोरिंग भर के जलाते हैं। तो इससे समझ में आता है कि फासिस्टवादियों, इन मनीवादियों की जो सरकार है वो सब कुछ अपने पास रखा हुआ है। उनको मालूम है कि हम जैसे क्रांतिकारी लोग जब सामने खड़े हो जाएंगे तो इनकी औकात नहीं है कि उसके बारे में जवाब दे सकें। इसलिए जल्दी से जल्दी इसको नष्ट कर दो, ताकि अगले चुनाव को पहले कोई क्रांतिकारी या कोई आंदोलन पैदा ना हो जाए। इसलिए इसको नष्ट कर दिया गया, जबकि ये संवैधानिक अधिकार है हमारा उसके बारे में जानना, उसके बारे में पूछना, क्या घोटाला हो उसके बारे में समझना। लेकिन हमारे संविधान को तो बिल्कुल किनारे रख दिए गए हैं। इन फासिस्ट और जितने भी नफरती जो शासक वर्ग है, ये सिर्फ बराए नाम दिखाने के लिए संविधान के पालन के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे सीनियर ने भी बताया, शपथ तो लेंगे संविधान का, लेकिन काम करेंगे सिर्फ अपने मन का। ये आज भारत में चल रहा है, और उसकी वजह क्या है? हम जैसे लोग जो उनकी चमचागिरी कर रहे हैं, अंधभक्त बैठे हैं, बन के बैठे हैं, हमारे मूल निवासी समाज के साथी हैं जो बड़े बड़े नेता बन गए हैं चमचागिरी करके, लेकिन अपने हक बात को आता नहीं रख रहे हैं। तो मैं उनसे आह्वान करूंगा कि आप सभी नीतियों को, नेता लोगों को बिल्कुल इनकी औकात बता दें कि हमारे जरिए तुम वहां पर पहुंचे हो और वहीं जाकर उनकी गुलामी कर रहे हो, तो हम आपसे क्या उम्मीद रखें? तो उनको बोलो ये जो जलाए गए उसके खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा जाए और भारत निर्वाचन आयोग के संज्ञान में लेकर के उस बात को लाया जाए कि आखिर जलाने की आपकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके बाद मैं चाहूंगा कि हमारे मूल निवासी समाज के लोग एक और आंदोलन पैदा करें और ज्ञापन सौंपें, ताकि वो उनके कान खड़े हो जाएं और आगे फिर दोबारा घोटाला करने के लिए सचेत हो जाएं। पहले पॉइंट का जवाब यह है। ठीक है साथियों, आगे बढ़े। इसके बाद बताया गया है कि ईवीएम में घोटाला होता है, इसके दस्तावेजी सबूत हैं। क्या 2024 के आम चुनाव में इलेक्शन कमीशन फिर एक बार भारत की जनता को मूर्ख बनाने में कामयाब हो जाएगी? मूर्ख अभी तक तो बना ही रहे हैं, कामयाब हो जाएगी कि कौन सा? हमारे इसमें कोई सब्जेक्ट की कोई बात नहीं है। ये तो अभी तक लगातार मूर्ख बनाते आ रहे हैं 1947 के बाद से, और जब से भारत का संविधान बना तब से। अभी जैसे हमारे एक सीनियर ने कहा कि ट्रांसफर ऑफ पावर सिर्फ जो है अंग्रेज चले गए, अपने औलाद छोड़ दिए, ट्रांसफर ऑफ पावर उनको दे दिए और बस उसी के हिसाब से बस चल रहा है। तो आज हम आप तो बेवकूफ बन ही रहे हैं, और 2024 में भी आम चुनाव के इलेक्शन में इसके लिए फिर से हमको मूर्ख बनाया जा सकते, इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं होगी। लेकिन याद रखें, आज हम लोग जागरूक हैं, आज हम लोग अभी चुनाव में कुछ महीने बाकी हैं, उसके पहले अगर हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले सकते हैं, मूल निवासी समाज हमारा अगर कहीं जागरूक होकर सामने आ सकता है, और जितने भी अंधभक्त बने बैठे हुए हैं, चाहे वो कोई भी जाति, कोई भी समाज का हो, हम बराए नाम ST SC OBC माइनॉरिटी बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे में से अधिकांश % जो है अंधभक्त बने बैठे हुए हैं। तो उनको चाहिए कि अपने हक की लड़ाई के लिए सामने आए, आकर के इसको पर्दाफाश करें, ताकि 2024 में फिर से मूर्ख ना बनाया जा सके। अभी मूर्ख बनाने की जो फैक्ट्री है बहुत लंबा चौड़ा चल रहा है, जगह जगह नफरती आतंकवादियों का पूरा हुजूम है और इनको खुली छूट दे दी गई है। जबकि भारत का संविधान के तहत चलेंगे तो इन लोग एक लाइन, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते।
तो मैं आप लोगों से गुजारिश करनी चाहूंगा कि ऐसे लोगों को सख्त विरोध करके सामने आए, और हमारे जो जितने अंधभक्त मूल निवासी साथी हैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि उनको लोग जागरूक हो, ताकि आने वाली पीढ़ी उनको माफ कर सके, वरना आने वाली पीढ़ी उनको माफ करने वाली नहीं है इनकी अंधभक्तियों के चलते। तो ऐसा चीज हम लाएं ताकि 2024 में फिर से मूर्ख ना बन सकें। अगला विषय है, ताली बजा सकते हैं आप लोग ताकि जो थोड़ा नींद में है वो जाग भी जाए। अगला विषय है, संसदीय प्रणाली को खतरे में डालकर 3.5% अल्पसंख्यक स्वर्ण समाज की जनाधार खोती हुई राष्ट्रीय पार्टियों को पुनः स्थापित करने में ईवीएम मशीन की भूमिका तथा चुनाव आयोग के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने का षड्यंत्र है। भाई, जिस दिन ईवीएम मशीन के स्टेब्लिश किया गया 80 के दशक के आसपास में, उसके बाद से इसकी बुराइयां शुरू हो गई, क्योंकि इसके दो पार्ट होते हैं, एक ऑपरेटिंग एक वोटिंग। ऑपरेटिंग जो एक पार्ट होता है वहां पर पीठासीन अधिकारी बैठता है, जो दबा दिया उसके बाद फिर ना आगे बढ़ेगा ना पीछे हटेगा। उधर वोटिंग में आप वोटिंग कर दिए और सिर्फ आपको वोटिंग करते वक्त की बात रहेगी। ये बड़ी लंबी चौड़ी चीज है। आज इस मशीन में क्या नहीं हो रहा है, आज जितने हम तरक्की कर रहे हैं इसमें पूरी दुनिया को हम समेट कर रखे हैं। लेकिन याद रखो, यहाँ पर आप बाथरूम कब जा रहे हैं, कितने मिनट तक बाथरूम में बैठते हैं, उसका भी रिकॉर्ड उनके पास पहुंच गया है। अभी मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पर छोटी छोटी बातों को हम लोग बात करते हैं, लेकिन एक एक चीज यहाँ पर हमारे एक एक खबरी लाल यहाँ पर बैठे हैं, IB, LIB से लेकर सब बैठे हैं, जो एक एक बातों को समझ रहे हैं कि कौन क्या कहना चाहता है। लेकिन याद रखो, हम भारत देश के मूल निवासी हैं। ऐसे लोगों के, ऐसे जो खबरी लाल हैं, मुखबिर, उनसे आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने हक की लड़ाई लड़ें, और संवैधानिक तरीके से जब सामने आएंगे तो इनकी औकात नहीं है कि आपके खिलाफ कुछ कर सकें। तो मेरी गुजारिश है कि संसदीय प्रणाली को खत्म में डालकर ये 3.5% जो अल्पसंख्यक हैं, बिल्कुल सही अल्पसंख्यक हैं। और अल्पसंख्यक किसको कहते हैं? मुसलमानों को कह रहे हैं, ST कह रहे हैं, SC कह रहे हैं, OBC कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ मूल निवासी समाज सबसे बड़ा बहुसंख्यक वर्ग है, और उसमें सबसे बहुसंख्यक वर्ग मुसलमान है, जो एक अल्लाह, एक रसूल, एक किताब को मानता है। बाकी तो सब अलग अलग भटके हुए हैं। 1500 साल पहले जो क्रांति पैदा हुआ था प्रोफेट मोहम्मद साहब का, थाट आप पैगंबर, वो आज पूरी दुनिया को एक क्रांतिकारी सूत्र में बांध दिया है, समानता की तरफ। तो मेरी गुजारिश है कि हम उस समानता पर जोर दें, और कहीं पर भी हम अपने आप को ST, OBC, माइनॉरिटी, मुसलमान, सिख, ईसाई जो बोल करके अपने आप को बांट के न रखें। एक शब्द का इस्तेमाल करें हैं, हम कोई भी अनुयायी हो अपनी जगह है, लेकिन हम अपने आप को मूल निवासी, भारत के मूल भारतवासी समझते हुए एक दूसरे कंधे से कंधे मिलाकर के चले, और किसी किस्म का धार्मिक छीटाकशी या मान्यताएं या उसकी किसी भी किस्म की बातें ना हो। आज मान लो हमारे महापुरुष यहाँ पर हैं, उनके थाट पर हम अगर अमल करना चाहते हैं तभी हम कामयाब हो सकते हैं। सिर्फ माला पहनाने और पूजा करने से हम कामयाब नहीं हो सकते। तो उस बात को आप खत्म कर दीजिए कि हम माला पहना लें या नमन कर लें या पूजा कर लें, उससे हम कामयाब हो जाएंगे। बल्कि उसके थाट पर अमल करते हुए, उनके विचारों पर अमल करते हुए हम क्रांतिकारी अपने अंदर पैदा करेंगे, तब जाके 3.5% जो फासिस्ट मनोवादी जो शासक वर्ग है उसको उखाड़ फेंकेंगे, वरना आप ये नहीं कर सकते। इसलिए आप सबसे पहले मजबूत हो जाइए कि हम मूल निवासी समाज एक प्लेटफॉर्म में रहते हुए तमाम भेदभाव को खत्म करके कंधे से कंधे मिलाकर चलें, तब जाकर हम इन 3.5% जो इनके षड्यंत्रकारी लोग हैं इनको उखाड़ फेंकने में कामयाब रहेंगे। वरना आज राष्ट्रीय पार्टी सब अपना अपना डफली, अपना अपना राग, ये सब चल रहा है। तो जितनी भी पार्टियां हैं आज किसी के ऊपर न भरोसा कर सकते न किसी के पीछे चल सकते। तो आप यह, लेकिन मजबूरी है, आपको कुछ यूज करना पड़ेगा। अभी जैसे कुछ साथियों ने कहा, अगर हम 15 अगस्त में झंडा तिरंगा फहराते हैं तो कोई बात नहीं, फहराएं, लेकिन अपने हक बात को सामने रखें, ताकि उनको लगे कि हम आज आजाद नहीं हैं, बल्कि आप उससे ज्यादा हमको गुलामी में ले आए हैं। यही चीज इनके साथ जुड़ के होना चाहिए। हमारे कोई भी समाज का अगर प्रत्याशी अगर कहीं खड़ा होता है, कोई बात नहीं, चुनाव हार जाएगा लेकिन वो अमर हो जाएगा, वो अपनी बात को रखे कि भाई देखिए, यहां पर अगर मुझको आप दिए हैं तो मैं आपके पीछे पीछे नहीं घूमूंगा। यहां सबसे बड़ी तकलीफ क्या हो गई है, हम उसके आइडियोलॉजी पर बस अंधभक्त बन के चलते हैं और अपने हक बात को नहीं रख पाते, जिसके चलते हमारा समाज और दलदल में फंसते जा रहा है। तो इन 3.5% के बीच से अगर हमको आगे उभरना है तो इस सोच को, ब्रॉड विचार को आपको बढ़ाना होगा, तब जाकर आप बढ़ेंगे आगे। इसके बातें बताए गए हैं, अगर कहीं ऐसा हम नहीं करते हैं तो लोकतंत्र में बिल्कुल खतरा ही है। आज लोकतंत्र कहाँ, यहाँ पर सिर्फ भीड़ तंत्र है, और भीड़ तंत्र को कैसे खतरा जाता है, सब भेड़िया देसान वाली बात चल रही है। अगला सब्जेक्ट है OBC अगर हिंदू है तो तथा कथित 3.5% स्वर्ण समाज OBC की जातीय आधारित जनगणना के विरोध में क्यों? अरे जनाब, OBC अगर तुम बोलते हो हिंदू है या स्वर्ण है तो तुमको क्या मालूम, उनके पास डाटा नहीं है क्या? अरे जनगणना क्या जरूरत ही नहीं। आप तो जितने भी आप ले रहे हैं, सड़ा साहब कहीं जाने चाय पीने जाएंगे तो वहां रसीद करता है, आपकी पूरी डिटेल और डाटा ले ली जाती है।
पूरे उनके पास डाटा मौजूद है कि कितने ओबीसी समाज के क्या हैं। इसीलिए तो षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि उसको अंधभक्त बनाया जा सके और पूरे तरीके से उसको हिंदू जैसे शब्द बोल करके उनको अंधभक्त बना करके उसका फायदा उठा लें। तो हमको एक ओबीसी वर्ग बड़े समाज को समझना है कि हम अंधभक्त बने या सिर्फ जाति गणना कराने में लगे रहे। जाति गणना बस कराने में आप कुछ भी उसको नहीं उखाड़ सकता, नहीं हुआ आपको उतार सकता। बेहतर यह है कि आप जागरूक हो जाएं, जागरूक हो चल कर आप अपने हक को, अधिकार को कैसे समझेंगे और सत्ता परिवर्तन आप कैसे करेंगे उस पर आप गौर करें। तो ओबीसी समाज से मेरी गुजारिश है कि इस बारे में ज्यादा से ज्यादा गौर करें और मंथन करके उस नतीजे तक पहुंचे कि आप अंधभक्त क्यों बन रहे हैं और आगे अंधभक्त बनने से आपको फायदा है या नुकसान। नुकसान है तो आप तत्काल उसके पीछे हट जाएं, आगे बढ़ जाएं। अब आपको फायदा दिख रहा है तो आपकी सोच आपको मुबारक हो। आगे इस बात में आया है ओबीसी की जातीयताई जनगणना न करना और जबरदस्ती हिंदू पहचान देकर उनके विभिन्न संवैधानिक अधिकारों, शिक्षा, नौकरी, पदोन्नति एवं राजनीतिक से वंचित करना ब्राह्मणी षड्यंत्र है। भैया षड्यंत्र एक के बाद एक हो ही रहे हैं। वामसेब हमारी मदद संगठन एक ऐसी संस्था है जो लगातार आवाज उठा के इस बात को लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारा ओबीसी समाज का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो वामसेब को न समझ पाया है न आगे समझना चाहता। तो इस वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान इस देश में हो रहा है। तो उस बड़े समाज को समझना है। एसटी, एससी, मुसलमान, माइनॉरिटी जो है ये कम से कम धीरे धीरे जागरूक होकर समझ रहा है। तो मैं तो चाहता हूं कि ओबीसी खुद ब खुद आपके पीछे आने लगेगा, बशर्ते है कि एसटी, एससी, ओबीसी हम आप कम से कम एक हो जाएं। हम आप जब एक हो जाएंगे तो हमारी ताकत इतनी मजबूत हो जाएगी भारत में कि धीरे धीरे ओबीसी भी समझ में आ जाएगा कि नहीं हमको इनके पीछे चलना चाहिए, बल्कि वो 3.5% के पीछे नहीं चलना चाहिए। तो आज हम आह्वान करें कम से कम एसटी, एससी, ओबीसी, दलित, बौद्धिस्ट हमारे जो बीच के मूल निवासी साथी हैं, जो इसके जड़ में ही पूरी मूल निवासी घुसा हुआ है, वो कम से कम एक हो जाएं। तो आज हम आह्वान करते हैं इस अभिवादन के माध्यम से कि हम सब एक हैं। बोलिए भाई, हम सब एक रहेंगे तो ऑटोमेटिक ओबीसी हमारे पीछे चलने लगेगा। हमको ओबीसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। ओबीसी के पीछे हम चल के देख रहे हैं वो अंधभक्त में बहुत ज्यादा विलीन हो गए हैं। तो लिहाजा गुजारिश है कि हम अपनी ताकत को पहले मजबूत बना लें ताकि वो हमारे पीछे चलने के लिए मजबूर हो जाए। आगे मैं बताना चाहूंगा इसमें संवैधानिक अधिकार केवल अधिकार नहीं बल्कि सत्ता और शांति के स्रोत हैं। उसे केवल संगठित शक्ति के बल पर ही हासिल किया जा सकता है। संगठित शक्ति निर्माण एवं विस्तार में कार्यकर्ताओं की भूमिका बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसका अधिकार हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम संगठित हो जाएंगे। हम ही अगर अलग अलग बिखरे हुए हैं, अनभक्त बने हुए हैं, अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं, एक दूसरे का अगर खाली बुराई करते हुए हम आकर पढ़ रहे हैं तो याद रखें हम संगठित नहीं हो सकते। याद रखें हमारे आपके विचारधारा में करीब 90% समानता है तो 10% विरोधाभास भी हो सकता है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, 10% विरोधाभास में हम लग जाते हैं। अरे भाई वो ऐसा कैसा क्यों रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, उसको ऐसा करना चाहिए। अरे भाई उसको किनारे रखो। सबको अपनी जिंदगी जीना है, अपने जीने का हक अधिकार है। मरने के बाद किसका क्या होना सब अपना अपना फलसफा है। लेकिन जो 90% हम में जो समानता है, हमारी समस्याएं, हमारी तमाम जो बुनियादी चीज है वो बिल्कुल समान है, उस पर हम एक हो जाएं। तो आज से हम संकल्प लें कि हमारी 90% जो समस्या है उसको माने एक होते हुए हम आप संगठित रहेंगे। संगठित रहेंगे भाई, हाथ उठा के एक साथ बोलिए। 10% विषमता पर हम बात नहीं करेंगे। 90% जो हमारे अपना समानता है उस पर हम संगठित होकर के कंधे से कंधे मिला आगे बढ़ेंगे और इससे कोई ना कोई नतीजा सामने आएगा। संवैधानिक तरीके से जहां जहां जरूरत होगी बिल्कुल कल के बाद से हमको लग जाएंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं चारों सब्जेक्ट में आप लोगों को हल्का सा उसके बारे में बताया। अगर आपको अच्छा लगा तो उस पर अमल करें और बुरा लगा तो मुझको एडवाइस दें कि आपने गलत बोला है, तो हो सकता है इसमें मैं कुछ सुधार करूं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आज इस अधिवेशन के माध्यम से इन चारों सब्जेक्ट में हम खुल के काम कैसे करें इस पर हम मंथन करें और काम करते हुए आगे बढ़ें। करेंगे भाई, बोलिए जरूर करेंगे। इसी के साथ हमारा राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में 1 अक्टूबर को होने जा रहा है। मैं आप सभी मूल निवासी समाज के सभी साथियों को दावत देता हूं और आमंत्रण करता हूं कि सब राष्ट्रीय मूल निवासी साथी जो है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में हम आप सब मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय मीम, जय मूल निवासी।